Hello friends, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today's topic is about SARS-CoV virus. So let's begin. First of all, we need to understand what is the need so that this virus enter in our body, and after entering how this virus get internalized, and after internalization what it does so that our whole body system get affected. Okay. So this is the typical structure of virus, as you all are familiar with this, and this is the genetic material. Okay, what does this mean? Genetic material means this genetic material, or all organism want to duplicate their genetic material, and all organism want to pass their genetic material from generation to generation. Okay, in our case our genetic material is double-stranded DNA, but in viruses, some viruses contain single-stranded RNA and some viruses has double-stranded DNA and RNA. Okay, so या तो उसमें RNA होगा या फिर DNA होगा, और इसको क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में एंटर होने की, बिकॉज these virus want to duplicate their genetic material and wants to transfer their genetic material from अनदर जनरेशन. ओके, सो इस वजह से ये वायरस क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड. क्यों बोला इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए? ओके, पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या करता है, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा, इसको क्या होता है, होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए. इस वजह से ये क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर एंटर होता है. एनिमल सेल के अंदर एंटर हो सकता है. कुछ स्पेसिफिक वायरस होते हैं, जैसे कुछ प्लांट वायरस स्पेसिफिक होंगे जो प्लांट सेल के अंदर ही एंटर होते हैं. कुछ वायरस एनिमल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो वो उसी के अंदर एंटर होते हैं. और ये एंटर किस वजह से, किस तरह से हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हुए, सेल्स के थ्रू सेल्स पे या तो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज डायरेक्ट ये क्या है, एक प्रोटीन है. इसका जो बाहर का जो एनवेलप है, यहाँ पे ये सारी क्या है, ये सारे प्रोटीन्स है. ये स्पाइक प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये एनवेलप्ड प्रोटीन है. तो प्रोटीन को डायरेक्ट प्रोटीन एंटर नहीं हो सकती है हमारी सेल के अंदर, बिकॉज हमारी सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल है. ओके, सेलेक्टिवली परमेबल है, तो वो सेलेक्टिवली चीज़ों को एंटर करती है. तो ये वायरस डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये बाइंड हो जाती है कुछ रिसेप्टर के साथ में, और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इस वायरस को एंटर करने के लिए. ओके, तो ये जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है. ओके, ये अगर होस्ट सेल के अंदर जैसे ही एंटर होगा, ये डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारी इसके आरएनए की कॉपीज भी बना सकता है. और जब आरएनए की कॉपीज बनाएगा, ये किस तरह से बनाएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से क्या करता है, ये आरएनए की कॉपीज बना लेगा, और फिर ये प्रोटीन बना लेगा. प्रोटीन कौन कौन सी होगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है, एनवेलप्ड प्रोटीन होगी, और स्पाइक प्रोटीन होगी. तो ये सारी क्या करेगी, वापस इसको मिलके ये पूरा एक वायरस फॉर्म करेगी, और ये उस सेल से बाहर निकल के अनदर सेल को अफेक्ट करेगी. तो ये सारा मैकेनिज्म होता है, और ये सारा इसका प्रोसीजर होता है, बिकॉज और ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करना चाहता है, डुप्लीकेट करना चाहता है. ओके, सो इस वजह से ये वायरस क्या होगा, इंटरनलाइज होगा हमारी बॉडी के अंदर. अब ये बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ सबसे पहले हमारा जो एनाटॉमी पार्ट है, ये सबसे पहले एंटर हो रहा है. ये स्पेसिफिकली हम बात करें SARS-CoV-2, तो ये एंटर कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स की एल्वियोलाई सेल को अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, उसके बाद लंग्स के एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, ताकि हमें पता हो जाएगा कि ये किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है. ओके, तो सार्स कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस एक फैमिली है, कोरोना विरिडी. तो इसके अंदर काफ़ी सारे वायरसेस आते हैं. इसके टोटल 6 कोरोना वायरसेस क्या हैं,
अब तक ह्यूमंस को अफेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से ह्यूमन कोवी229E, ह्यूमन कोवी NL63, इस तरह से इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। ये काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं, जिसमें से एक है SARS-CoV-1 एंड MERS-CoV। तो ये सारे क्या है, ह्यूमंस को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुके हैं। ये जो SARS-CoV है ये आया था 2002 के अंदर। ओके, तो इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसने इतने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं किया, बट अभी जो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, जिस वजह से, क्योंकि ये किसी को अफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं कर पाया था। वहाँ पे जो डेथ रेट थी उस टाइम 8000, पूरे होल ग्लोबली इसमें 8000 डेथ रेट थी, जबकि इसमें डेथ रेट आपको पता है कि कितने मिलियंस में जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, बिकॉज ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है, ये इस रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करती है तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है वो SARS-CoV-2 की सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू SARS-CoV-1। ओके, और इसके अलावा ये SARS-CoV-2 जो है ज़्यादातर क्या है, एसिम्प्टोमेटिक्स है, एसिम्प्टोमेटिक। ओके, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स ये क्या करता है, कोई सिम्टम्स ही नहीं बताता है। ये बॉडी के अंदर एंटर हो गया, सेल के अंदर एंटर हो गया, आपने डुप्लीकेशन कर लिया, अपनी कॉपीज बना ली, उसके बाद अनदर सेल को भी अफेक्ट कर रहा है, बॉडी धीरे धीरे फैटिक होती जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी इसका फैलने का रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट कर चुका होता है और हमें पता ही नहीं रहता कि हम लोग अफेक्टेड हैं या नहीं। ओके, तो इस वजह से SARS-CoV-2 सबसे ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा इसमें एक स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, एक वर्ड सुना होगा आपने, स्टेल्थी नेचर होता है इसका, बिकॉज ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि कोई भी अनदर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बट ये जो SARS-CoV-2 है, ये क्या है, स्टेल्थी नेचर का, मीन्स ये हाइड कर लेता है, उस इम्यून सिस्टम से बच के, हाइड करके, ये एस्केप करके उसको ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ओके, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एज कंपेरिजन टू SARS-CoV-1। ओके, और SARS का मीन्स क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये किस रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ओके, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है वो ज़्यादातर एल्वुलाई सेल पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन रिसेंट स्टडी में पता चला कि ये नेजल पे भी प्रेजेंट रहेगा, माउथ में भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रह सकता है, GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, लंग्स में प्रेजेंट रहता है, लंग्स में तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा ये लीवर सेल पे भी प्रेजेंट रहता है एंड GI ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा टेस्टिस पे। ओके, मेल्स के अंदर टेस्टिस पे भी ये प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो अफेक्ट हो रहा है, ज़्यादातर जो रिस्क है वो मेल्स को सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ये टेस्टिस पे भी प्रेजेंट रहता है ACE2 रिसेप्टर, और जितने ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे उतने ही ज़्यादा वायरस क्या होंगे, बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। ओके, तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है SARS-CoV वायरस की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लंग्स की जो एनाटॉमी है वो किस तरह की है और वो किस तरह से ये वायरस एंटर होता है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होके। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है, हमारी ट्रेकिया है, जिसको बोला जाता है विंड पाइप। ओके, यहाँ से एयर पास होती है, मीन्स यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आती है, ये नेजल पोर है यहाँ से। ओके, और इसके बाद ये क्या है, ये ट्रेकिया, इस ट्रेकिया कन्वर्ट हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई फर्दर यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है ब्रोंक्यूल के अंदर, और ब्रोंक्यूल का जो लास्ट एंड पार्ट होता है वहाँ पे कुछ इस तरह से ग्लोबल इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई। ओके, इसको अगर जूम आउट करके देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई के ऊपर, एल्वियोलाई क्या है, इस तरह से यहाँ पे बड़ी सी एक एल्वियोलाई बना के देख सकते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बना देती हूँ। ओके, तो ये एक एल्वियोलाई सेल है, और यहाँ पे क्या होता है, CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और यहाँ पे काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसको बोला जाता है टाइप सेकेंड सेल,
टाइप सेकंड सेल, और कुछ म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, हेयर सेल प्रेजेंट रहती है जो म्यूकस को स्वाइप करने का काम करती है कुछ। और ये जो टाइप सेकंड सेल है ये कुछ सरफेक्टेड सिक्रीट करते हैं, कुछ डिटर्जेंट सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो म्यूकस न्यूट्रलाइज होता रहता है। ओके, तो जब सिगरेट स्मोक करते हैं तब क्या होता है, ये टाइप सेकंड सेल या फिर ये जो म्यूकस सेल, हेयर सेल है, ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये सेल अगर 1 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो 1 हावर्स के अंदर टाइम में ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो जब तक ये इनएक्टिव रहेगी यहाँ पे म्यूकस क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो ये जिस तरह से एक्यूमुलेट होता रहता है तो फिर क्या होता है, ये एल्वेओलाई अफेक्ट हो जाती है, लंग्स क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं म्यूकस की वजह से। ओके, तो ये सारा इसका नॉर्मल फंक्शन है। और अब ये जो सेल है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर का फंक्शन सबसे पहले नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, और आफ्टर वायरस एंट्रिंग फिर इसके अंदर क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो नॉर्मल जो सेल इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो फंक्शन होता है उसके लिए हमें एक सिस्टम सबसे पहले पता होना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और एज ए साइंस स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछे तो भी ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर अगर लो होता है, ब्लड प्रेशर अगर लो होगा तो सबसे पहले क्या होता है, किडनी के अंदर यहाँ से किडनी की सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है रेनिन। ओके, तो ये रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है यहाँ से, हार्मोन नहीं एंजाइम है रेनिन जो सिक्रीट होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एक एंजियोटेंसिनोजन जो कहाँ से सिक्रीट हुआ है, एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट हुआ है लीवर से। ओके, ये पूरी आपको पता होनी चाहिए सीक्वेंस। लीवर से सिक्रीट हुआ है एंजियोटेंसिनोजन और किडनी से सिक्रीट हुआ है रेनिन। और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवा दिया है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है ये रेनिन। अब यहाँ से देखते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होगा, उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करवा देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फर्स्ट किसमें, एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। और ये एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हुआ, ये हुआ है लंग्स से। ओके, उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजन जो है यहाँ पे देख लेते हैं, एंजियोटेंसिनोजन है ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स पे वर्क करता है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्टिवेट करवाता है और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये किस चीज़ को एक्टिवेट करवाता है उसके बारे में देखते हैं। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड ये किसको एक्टिवेट करवाएगा, एक तो करवाता है किडनी को, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड उस पर वर्क करेगा। ओके, उसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है और ब्लड वेसल्स पे भी वर्क करेगा। ओके, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ये इतनी ये ब्लड वेसल्स हैं लाइक इस टाइप से। अब इसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, इस तरह से। ओके, ये इस तरह से श्रिंक हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो यहाँ पे कम होने लग जाएगा। ओके, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कराएगा जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से यहाँ से सिक्रेट होगा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होगा, एल्डोस्टेरोन। तो ये दोनों जो हार्मोन है ये कहाँ पे वर्क करेंगे, किडनी के ऊपर। ओके, तो किडनी के ऊपर ये जाके वर्क करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो आयंस है सोडियम आयन
इनको रिटेन करवाएंगे, इनका रिटेंशन होगा यहाँ पे। और जैसे जैसे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, आयंस यहाँ पे अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वाटर का एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्वापोरिंग चैनल को यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से किडनी के अंदर वाटर का रिटेंशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो गई है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो वापस से नॉर्मल होने लग जाएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ये सारा इसका क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का नॉर्मल फंक्शन है। ओके, तो ये एंजियोटेंसिन का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको काउंटर एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। बिकॉज ये काउंटर एक्ट कैसे करेगा, ये जो है इसको एंजियोटेंसिन सेकेंड को कन्वर्ट करवा देते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू 7 के अंदर, और ये सारे इसके अपोजिट वर्क करेगा। जैसे ये ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन करवा रहा था, तो ये क्या करवाएगा, वेसो डायलेशन करवाएगा। ओके, वेसो डायलेशन करवाएगा। तो इस तरह से ये इसका काउंटर एक्ट करेगा। तो ये सारा इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब जिस तरह से जैसे ही यहाँ पे वायरस एंटर हो गया, वायरस आ गया, तो वायरस के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लाइक सेरीन, इस तरह से कुछ नाम है इसका। तो ये सारी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ये भी इसकी हेल्प करवाएगी वायरस को एंटर करवाने के लिए। और जिस तरह से जैसे ही वायरस यहाँ पे एंटर होगा, ये क्या करेगा, ये इस तरह से ये वेसाइकल फॉर्म हो जाएगी, ये पूरी वेसाइकल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से ये पिंच ऑफ हो जाएगी ये वेसाइकल। जैसे ही पिंच ऑफ होगी, यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा दिया जाएगा। बिकॉज लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच है, और ये क्या करता है, जो भी चीज़ इंटरनलाइज हुई है उसको लाइसोसोम के अंदर फ्यूज करवाया जाता है। तो जैसे ही लाइसोसोम के अंदर फ्यूज होगा, ये वायरस को क्या होगा, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे एंटर करवा देगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या आ गया, सेल के साइटोसोल के अंदर आ गया। तो साइटोसोल के अंदर काफ़ी सारे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, इन राइबोसोम का यूज़ करके ये क्या करेगा, अपनी प्रोटीन फॉर्म करने लग जाएगा। ओके, तो जिस तरह से जैसे ही ये वायरस एंटर हुआ, ओके, ये ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर है, और अब इसका जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, ये क्या करेगा, इसकी कॉपी बनाने लग जाएगा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से, या फिर इसकी प्रोटीन बनाने लग जाएगा डायरेक्ट राइबोसोम से। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर हम अच्छे से वर्क कर रहा है इम्यून सिस्टम, तो हमारी कुछ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके यहाँ पे क्या होगा, ये जो कुछ वायरस इंजेस्टेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स, ये क्या करती हैं, इसको यहाँ पे इंटरनलाइज करेगी इस वायरस को, और इसको कट करके, इसको प्रोसेस करके, इसके छोटे छोटे पार्ट करके इस टी सेल को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। ओके, ये पूरा मैकेनिज्म होता है इम्यूनोलॉजी का, आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से ये प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा टी साइटोटॉक्सिक सेल भी क्या करेगी, इसको इंगल्फ कर लेगी, और इसके बाद क्या होगा, ये सारी एंटीबॉडीज जनरेट होगी और इस वायरस को किल कर दिया जाएगा। तो कुछ जो लोग हैं वो अफेक्ट होने के बाद भी, इन्फेक्ट होने के बाद भी क्या करते हैं, ये वापस से थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। बट कुछ इंसान, कुछ ह्यूमन बींग्स जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, ऑलरेडी वो किसी और डिजीज से अफेक्टेड है, लाइक डायबिटीज़ है उनको, या फिर एजेड पर्सन है लाइक सीनियर सिटीजन जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। ओके, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इनका क्या होता है, रिस्क रहता है इस वायरस का। ओके, और ये प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर सेरीन प्रोटीएज, ये क्या करती है, इसको हेल्प करवाती है इंटरनलाइजेशन के लिए। ओके, तो अब कुछ ड्रग्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं जो क्या करती हैं, ये कुछ ड्रग्स हैं। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या फिर एंजियोटेंसिन, यहाँ पे कुछ ये ड्रग्स हैं। ओके, तो अगर ये ड्रग्स दे दी जाए तो ये सारा सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा, ये सारा सिस्टम नहीं चलेगा, और ये सिस्टम नहीं चलेगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सारे ड्रग्स से हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ड्रग्स अगर ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा ये वाले ड्रग्स भी नहीं ले सकते। ओके,
तो इस तरह से ये पूरा कोविड सार्स कोवी वायरस का जो फंक्शन होता है, किस तरह से ये एंटर होता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब जिस तरह से जैसे कोई एल्कोहलिक पर्सन है या फिर जो कोई सिगरेट स्मोकर है, तो उनकी ऑलरेडी क्या है, उनकी सेल पे, उनकी एल्यूलाई सेल पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, और अगर ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट है इट मीन्स यहाँ पे वायरस एंटर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इस वजह से वो सारे पर्सन जो स्मोकर्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट होने का खतरा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।